जय हिंद स्टूडेंट्स। अब हम पहुंच चुके हैं FST 5 पे। FST आज हम डिस्कस करेंगे। अभी FST 5 का पेपर 1 अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। FST 5 में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि जो थोड़ी मार्किंग स्कीम है और नंबर ऑफ क्वेश्चन है पहले वाले पेपर से थोड़ा डिफरेंट है आपकी बार आपके पास। तो इसमें आपके नंबर जो क्वेश्चन का काउंट है वो पहले थोड़ा कम है और प्रॉब्लम का लेवल पहले से थोड़ा बेटर है। तो ठीक है, मतलब जैसे जेई लेवल का पेपर होता है उसी लेवल का है, मतलब आप मीडियम लेवल का बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है और हलवा तो है ही नहीं। अब सबसे पहला जो सवाल है इसका, जो दैट इज 19 नंबर प्रॉब्लम, ये सवाल रिपीट हो चुका है। ये FST 2 के पेपर 2 का सवाल था, सेम सवाल था, बस उसमें एक ऑप्शन थोड़ा चेंज था। तो वही सवाल हम वापस भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो 19 नंबर प्रॉब्लम है उसमें आपको बोला गया कि जो वेवलेंथ की रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है आपके पास, 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर, जो कि विजिबल रेंज होता है। अब आपने ये देखा कि भाई अगर इतनी रेंज के फोटॉन्स आपके पास गिर रहे हैं तो इस रेंज में मैक्सिमम एनर्जी कितनी संभव है। तो मैक्सिमम एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कौन सा लैम्डा पिक करना पड़ेगा, जिसका लैम्डा की वैल्यू मिनिमम होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। तो मैंने बोला इस रेंज से मैक्सिमम एनर्जी जो मिल सकती है वो इतनी है, दैट इज कितनी, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, फिर आपसे बोला गया बताइए स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको गिवन है, मतलब दो मेटल्स गिवन है A और B, इनके वर्क फंक्शन आपको गिवन थे। दिस WA की वैल्यू ये है, WB की वैल्यू ये है, WB इसका वर्क फंक्शन है, WA इसका वर्क फंक्शन है। आपसे बोला गया बताइए इस वाले मेटल के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, इस वाले मेटल के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। तो मुझे पता है एनर्जी मैक्सिमम लिखा, वर्क फंक्शन लिखा, EB निकाला, तो ये इतना आ गया, VB इतना आ गया। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो B ऑप्शन सही हो गया, A ऑप्शन गलत हो गया। फिर आगे चलते हैं। फिर हमसे एक और लाइन बोली गई कि आपके पास में जो एनर्जी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए हम 3 लैम्डा पकड़ते हैं, एक लैम्डा 1 पकड़ते हैं, एक लैम्डा 2 और एक लैम्डा 3, मान लेते हैं सिर्फ 3 ही लैम्डा थे, मतलब इसकी इस लैम्डा कोरस्पॉन्डिंग जो टोटल एनर्जी है वही एनर्जी से कोरस्पॉन्डिंग, वही एनर्जी से कोरस्पॉन्डिंग। इसका मतलब क्या हुआ, इस लैम्डा के एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, SC बाय लैम्डा 1, इसके कितने फोटोन मान लिए N1, इसकी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इसकी टोटल एनर्जी, वो क्या लिखेंगे, N2 SC बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू N3 SC बाय लैम्डा 3। ये उस एक लाइन का मतलब हो गया जहां पे लिखा गया था कि हर एक लैम्डा की कोरस्पॉन्डिंग पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आपसे ये बोला गया कि आपके पास में जो मेटल A था, मेटल B था, वर्क फंक्शन गिवन था, तो मैंने बोला यार ये रेंज अगर गिर रही है तो मैं चेक तो कर लूं कि भाई 400 से लेके 700 के सब फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकते कि नहीं कर सकते। उसके लिए क्या किया, मेरे से पहले मेटल A से पूछा भाई साहब तुझसे अगर मैं इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहूं तो मैक्सिमम लैम्डा कितना संभव है। तो उसने बोला आप यहाँ पे लिखो, तो मैं लिखा SC बाय लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू 1.55। तो यहाँ से लैम्डा मैक्सिमम कितना है, 800 नैनोमीटर। तो वो क्या बोल रहे हैं, मेटल A आपसे ये बोलेगा भाई 800 नैनोमीटर से कम का फोटोन आप ले आइए, मैं इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा दूंगा। 800 नैनोमीटर ज्यादा का लेके आएंगे तो मैं इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं करवाऊंगा। फिर यही बात आपने B से पूछी, तो B ने बताया भाई साहब कितना, 500, मतलब 500 से कम वाले में एमिट करवा दूंगा और 500 ज्यादा वाले में एमिट करवाऊंगा नहीं। तो अगर आप मेटल A से बातचीत करेंगे तो मेटल A बोलेगा कि मेरे को चाहिए मैक्सिमम इतना होना चाहिए, उससे कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला अपनी तो पूरी रेंज ही उससे कम है, मतलब 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक सबके सब फोटॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा सकते हैं। पर भाई साहब अगर आप चलेंगे मेटल B में, ये किसी कोरस्पॉन्डिंग चल रहे हैं हम यहाँ पे मेटल B में, अगर आप मेटल B में देखेंगे तो कितना चाहिए, मैक्सिमम 500 चाहिए। तो यहाँ पे कहां से कहां तक करवा सकते, 400 नैनोमीटर से लेके 500 नैनोमीटर तक करवा सकता है। अब इसने आपसे ये बोला कि भाई साहब इस वाले में मेटल A से जो आपके पास करंट आ रहा है वो आ रहा है आपका 6 मिली एम्पियर, 6 मिली एम्पियर सब फोटोन जा रहे हैं। अब इसने बोला बताओ B से करंट क्या आएगा, 6 मिली एम्पियर से ज्यादा आएगा, कम आएगा, बराबर आएगा। तो बराबर तो आ नहीं सकता, बिकॉज बराबर क्यों नहीं आ सकता, इसमें 400 से लेकर 700 तक के फोटोन गिरे, सब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, यहाँ पे सिर्फ 400 से 500 वाले निकाल रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। तो 6 मिली एम्पियर से क्या आएगा आपके पास, कम आएगा। तो इस हिसाब से D ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पर अगर आप एक चीज देखेंगे, इससे पहले जो FST 2 में पेपर 2 में जो सवाल पूछा था उसमें 6 ना पूछ के 2 पूछा था कि 2 मिली एम्पियर से कम होगा क्या, हाँ 2 से भी कम होगा, 6 से तो कम होगा ही होगा, 2 से भी कम होगा। 2 से कम क्यों होगा, ये वाली बात मैंने FST 2 के पेपर 2 में बताई थी, आप अच्छे सोचिएगा। और फिर एट द एंड मैंने आपको ये भी निकाल के दिखाया था कि भाई साहब अगर इतनी लैम्डा को वो सपोर्ट कर रहा है, मतलब इतने लैम्डा कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को निकाल पा रहा है, तो यहाँ पे जो सैचुरेशन करंट मिलेगा वो मिलेगा 18/11 मिली एम्पियर, 18/11
11 मिली एम्पीयर। ये सवाल में नहीं पूछा है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। तो आपका ये टास्क है, आप ये निकाल के देखिएगा कि भाई साहब ये जो मेटल फंक्शन, जो मेटल बी था, उससे जो फोटो करंट आएगा वो आएगा 18/11 मिली एम्पीयर। हम करें प्रॉब्लम नंबर 20। प्रॉब्लम नंबर 20 में अगर आप देखेंगे, आपको ऐसे एक एसी के साथ में पैरेलल सर्किट दिया है, एसी सोर्स है और पैरेलल सर्किट है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं करंट कुछ I1, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ I2 और यहाँ पे मान लेते हैं I3। जब मैंने एसी पढ़ाया था मैंने आपको बताया था जब भी पैरेलल सर्किट है तो घबराना नहीं है ना। आप क्या कीजिए, 3 सर्किट मान लो, एक सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है, एक सर्किट में सिर्फ ये आपका इंडक्टर है, एक में सिर्फ कैपेसिटर है। आप I1, I2, I3 तीनों की वैल्यू निकाल लीजिए, तीनों क्या कर लीजिए, आप ऐड कर लीजिए। अगर आप I1 की वैल्यू निकालेंगे, I1 की वैल्यू, I1 की वैल्यू कितनी, E0/R sin ओमेगा टी प्लस π/4। क्लियर। फिर अगर आप I2 की बात करेंगे तो I2 कितना आएगा आपके पास, I2 की वैल्यू आएगी, दिस इज अगेन E0/R। ये तो सेम फेज में होता है ना, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट होता है वो पोटेंशियल के सेम फेज में होता है, तो लिख दिया। अगर आप इंडक्टर के अक्रॉस जाएंगे तो कितना है, साइन ओमेगा टी प्लस π/4। अच्छा ये बताओ, अब इंडक्टर में कौन लीड करता है, करंट लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है। तो यहाँ पे बच्चों कितना है पास, -π/2। क्लियर। अगर आप I3 लिखेंगे बच्चों तो I3 कितना आएगा आपके पास, तो ये आएगा E0/2R साइन ओमेगा टी प्लस π/4 प्लस π/2। ये सिंपल बात थी भाई। आपके पास अगर आप देखेंगे कैपेसिटर में तो वो लीड करता है, वो लैग करता है, उस हिसाब से मैंने इक्वेशंस लिख दी। अब हमें आई नेट निकालना है बैटरी से। अब आई नेट निकालना है तो आप इन तीनों को जोड़ना है। अब दोस्त इसमें लोग गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं लोग I1 प्लस I2 प्लस I3 की पूरी इक्वेशन निकाले बिना, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड को जोड़ देते हैं कि सर ये E0/R, E0/R, E0/2R, तो टोटल हो गया आपके पास 2 E0/R प्लस E0/2R। डायरेक्ट नहीं जोड़ना है इसके एम्पलीट्यूड को, पूरी इक्वेशन लिख के फिर ऐड करना है। ऐसा नहीं कि सर इसमें 1 एम्पीयर जा, इसमें 2 जा, इसमें 3 जा, तो जोड़ दिया तो 1, 2 और 3 आया तो आपके पास में 6 आ गया। ऐसा नहीं करना है। तो आपने पूरी इक्वेशन सीखी, अब इसको वेक्टरली ऐड किया जाएगा फेजर से। तो हम इसे अगर फेजर से ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, इसको बेस मान लेते हैं, इसको बेस मान लिया तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इधर करंट, इसको बोलते हैं E0/R, जो कि मैक्सिमम इतना ही है ना, E0/R। अच्छा ये क्या कर रहा है, ये इसके फेस से नीचे जा रहा है, इसको नीचे बना दिया, कितना है E0/2R। अच्छा ये कहां जा रहा है आपके, ऊपर जा रहा है, कितना E0/2R सॉरी, और ये यहाँ पे E0/R। ऐसा बन गया सर्किट। तो नेट क्या है आपके पास, ऐसा आ गया यहाँ पे, दिस इज E0/R और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, E0/2R। ये आपके पास करंट का फेज आ गया, दिस इज आई नेट। तो ये वाला एंगल कुछ फाई हो गया। ये किसका फेज था, ये करंट का फेज था। किसके करंट का फेज था, रेजिस्टेंस से जो करंट आ रहा था उसका फेज था, ये वाला। ये बेस इसी को माना ना आपने, तो रेजिस्टेंस से, मतलब यही वोल्टेज का फेज है, वोल्टेज का फेज भी यहीं पे आपके पास। इसका मतलब क्या, वोल्टेज यहाँ पे, करंट यहाँ पे, तो कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है। वोल्टेज कौन सर्किट में लीड करता है, कैपेसिटिव या इंडक्टिव, इंडक्टिव में वोल्टेज लीड करता है। सिंपल कंसेप्ट है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। सर आप करंट निकाल लीजिए, करंट निकालने के बाद में आप इसका फेजर बना लीजिए, फेजर बना के ये अगर आप करेंगे तो आपको इतना चमक जाएगा। यहाँ पे फाई आ गया। अच्छा अब इसमें आगे और देखते हैं, तो ये आपके पास फाई आ गया यहाँ पे। तो सर्किट बताइए कौन वोल्टेज लीड कर रहा है, तो अगर वोल्टेज लीड कर रहा है तो कैसा सर्किट, कैपेसिटिव और इंडक्टिव, इंडक्टिव सर्किट होता है उसी में वोल्टेज लीड करता है। तो पहला ऑप्शन में पूछा गया ओवरऑल सर्किट अरेंजमेंट बिहेव लाइक ए कैपेसिटिव, मैंने बोला गलत बात ही, सही नहीं है। कैसा बिहेव कर रहा है, इंडक्टिव बिहेव कर रहा है। फिर बोला फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 1/2, ये बिल्कुल सही बात है। ये फाई एंगल है ना, तो tan फाई कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखें तो tan फाई आपके पास आ गया, tan फाई इज इक्वल टू दिस बाय दिस, कितना आ गया 1/2, तो फाई कितना आ गया tan इनवर्स 1/2, ये बात सही होगी। अच्छा इक्विवेलेंट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। अच्छा अब आई नेट की वैल्यू निकालता हूं मैं, कितनी है आई नॉट की वैल्यू आपके पास, ये वाली वैल्यू है बच्चों E0/R अंडर रूट 4 और 5/4 इतना आया आपके पास। तो अगर आप देखेंगे ये करंट आ गया, अगर आप इंपीडेंस देखेंगे तो इंपीडेंस कितना है, E0 डिवाइड बाय आई नेट, जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास इंपीडेंस आ जाएगी। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज E0, ये ऊपर चला गया R, यहाँ पे चला गया √5 और यहाँ पे चला गया √4। तो Z की वैल्यू आ रही है आपके पास में, ये वाली इंपीडेंस है 2/√5। तो ये वाली बात भी गलत है, इंपीडेंस भी इतना नहीं है। अब चलते हैं रिएक्टेंस पे। रिएक्टेंस अच्छा कंसेप्ट है, इसको भी हम करते हैं। पहले इतनी बात क्लियर होगी ना, करंट की इक्वेशन लिखी, इनको जोड़ के आई नेट निकाला, तो आई नेट मैग्नीट्यूड है। अब अगर आपको इंपीडेंस निकालना होगा तो हम क्या करते थे, आपको याद है, आई
मैक्स इज इक्वल टू वी मैक्स बाई जेड होता है, तो वहां से देखा जेड की वैल्यू मैच नहीं कर रही। अब चलते हैं बच्चों रिएक्टेंस पे। रिएक्टेंस बहुत शानदार तरीके से इसकी निकलेगी, ये आपसे ढंग से एक बार देखिएगा। तो रिएक्टेंस के लिए मैंने क्या किया, पहले थोड़ा साफ कर देता हूं मैं, ठीक। अब अगर आप रिएक्टेंस देखेंगे तो रिएक्टेंस के लिए मैंने क्या बोला कि हम इस सर्किट को रिप्लेस कर रहे हैं। एक मान लीजिए कुछ रिएक्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस होता है इंडक्टर की और कैपेसिटर की मिला के जो आपके पास रेजिस्टेंस आती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। तो उसको बोल देते हैं कुछ आप एक्स बोल दीजिए, एक्स, और एक कुछ रेजिस्टेंस मान लीजिए आर का, और कुछ आर, ये भी नया आर है, ये वाला आर नहीं, इसको आर डैश बोल दीजिए आप। अब हम एक नए सर्किट से रिप्लेस कर रहे हैं इसको, ये बात आपको चमक रही है ना, ये वाला आर वो नहीं बचा, एक नया एक्स आ गया, नया आर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, आपके पास एक एसी सोर्स आ गया, ठीक। अब मैंने क्या बोला, मेरे को दो चीजें पता है। पहली बात तो एक्स स्क्वायर प्लस आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर, जेड स्क्वायर के बराबर। कितनी वैल्यू है, 4r²/5, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे कुछ r आएगा, यहाँ पे ऐसे कुछ x आएगा, और ये वाला एंगल फाई है, और फेज हमें पता था कितना आया था आपके पास में, tan फाई की वैल्यू, tan फाई की वैल्यू बच्चों आई थी हाफ, ये भी निकाला था ना हमने इससे पहले वाले ऑप्शन में। अगर आप ऑप्शन बी देखें तो ये तो किया था फेज डिफरेंस, ये अच्छे समझ ले, यहाँ पे r डैश और x ऐसा ही तो बनेगा, और इसकी वैल्यू कितनी है, फाई, तो आपने लिखा x/r डैश इज इक्वल टू हाफ। हमने यहां से r डैश की वैल्यू पुट कर दी, तो r डैश की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2x आ गई, ये वाली वैल्यू यहां पे पुट कीजिए आप, तो कितना आया आपके पास, टोटल आया 5x² इज इक्वल टू 4r²/5। तो यहां से बच्चों x की वैल्यू आपके पास जो आई दैट इज 2r/5, x इज इक्वल टू 2r/5। ऐसा सवाल हमने कभी देखा नहीं है, मतलब पैरेलल सर्किट की आपने रिएक्टेंस कभी नहीं निकाल लिया, तो ये नया कंसेप्ट था, मतलब ये आपको अच्छे से चमकना चाहिए। और लोग क्या गलती करते हैं, यही यार उठा के यहाँ पे लगा देते, नहीं अभी नया सर्किट बन गया। अगर आप इसकी रिएक्टेंस चाह रहे हैं ना, मतलब आप चाहते हैं इसकी रिएक्टेंस बताओ, तो आपने नया एक रिएक्टेंस माना, नया रेजिस्टेंस माना, बिकॉज अगर आप इस सीरीज में बनाएंगे, मतलब इसे एक नया कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उसका आर नहीं रहेगा, कुछ नया आएगा। क्लियर। इंपीडेंस को सीधा किया जा सकता था, क्योंकि इंपीडेंस पूरे का जेड अगर देखेंगे तो वो तो इसे करंट पे डिपेंड करता है, और वो हमें पता था। क्लियर। तो एक बढ़िया सवाल है, आपको इस सवाल को ढंग से एक बार देखना चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 21 के अंदर क्या बोला गया, भाई सब एक ट्यूब है आपके पास में, उस ट्यूब की रेडियस है कुछ कैपिटल आर, और इस कैपिटल आर की वैल्यू सवाल में गिवन है, वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे आप आइडियल केस में देखें ना, हम ये मान के चलते हैं कि आपके पास में सब, मतलब पूरा लिक्विड एक साथ फ्लो कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो फ्लो रेट है वही वो यहाँ पे इतने, यहाँ पे बस हर एक पॉइंट पानी की वेलोसिटी एक स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शन पे सेम आती है। पर अब की बार ऐसा नहीं है, उसने बोला सवाल में कि वेलोसिटी रेडियस का फंक्शन, मतलब जो रेडियल डिस्टेंस का फंक्शन है, कि जो सेंट्रल लाइन है उससे आर दूरी पे वेलोसिटी कुछ ऐसी लिखी हुई है। अगर आप यहाँ पे कैपिटल आर पे जाके देखेंगे तो कैपिटल आर पे पुट कीजिए तो वेलोसिटी कितनी है, 0। मतलब ये वाला पानी सबसे तेज फ्लो कर रहा है, ये वाला, फिर ये धीरे 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 धीरे, मतलब कुछ वेलोसिटी का ग्रेडियंट कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा, मतलब ये जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं वैसे वेलोसिटी कम होती जा रही है, आप इसे फील भी कर सकते हैं। क्लियर। ये कुछ शेप हो सकता है, ऐसा लीनियर ना है पर कम हो रही है, मतलब कोई और करवा सकता है, पर वेलोसिटी कम होती जा रही है, ये आपको दिखाई दे रहा है, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच के वेलोसिटी कितनी है आपके पास, 0। ऐसा फंक्शन है, ये हमने थोड़ा फील कर लिया सवाल को। अच्छा, अब आपसे क्या बोला गया कि इसका जो वॉल्यूम फ्लो रेट है, मतलब यहां से टोटल वॉल्यूम निकल रहा है, वॉल्यूम फ्लो रेट वो कितना गिवन है, π/2 × 10⁻⁻2 m3/s, ये वॉल्यूम फ्लो रेट है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कस फ्लूइड ऑब्वियसली तभी ऐसा हो रहा है, इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है आपके पास 0.75 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ऐसा करके कुछ ऐसा यूनिट में आपको गिवन है सवाल। अब सबसे पहले सवाल में चलते हैं, आपसे पूछा गया मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया एट आर इज इक्वल टू, सबसे पहले तो हम इस v0 की वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू नहीं गिवन ना हमें, तो हमने बोला कि यार यहाँ पे जाके फ्लो रेट इतना, यहाँ पे जाके आर दूरी पे जाके वेलोसिटी इतनी है, तो अगर आप इस आर दूरी पे एक एलिमेंट पकड़ दें, ऐसे एक एलिमेंट पकड़ दिया, ऐसे ऐसे छोटा सा ये वाला, क्लियर, इससे अगर आप वॉल्यूम फ्लो रेट निकालें छोटे से एलिमेंट से, तो कितना आएगा, वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है, एवी होता है, एरिया कितना है 2πr/dr, ये एरिया हुआ आपके पास, और वेलोसिटी कितनी है v0 1 - r²/R²। इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे ये पूरा वॉल्यूम बन जाएगा, वॉल्यूम फ्लो रेट आपको जो कि गिवन है सवाल में। इसको सोल्व किया थोड़ा तो ये 2πv0 को तो बाहर निकाल लिया, 2πv0 को बाहर निकाल लिया। अच्छा, यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, दिस इज बिकम r²/2, बहुत बढ़िया।
और अगर आप आगे इधर जाएंगे तो ये बनेगा r की पावर 4/4 r स्क्वायर, और इस पूरे की वैल्यू आपके पास है कितनी है बच्चों, π/2 इंटू में 10⁻²। पाई ने पाई को मार दिया। अच्छा, अब r की वैल्यू आप पुट कीजिए, तो कहां से कहां तक पुट करें, 0 से लेके कैपिटल R तक। तो ये एक्सप्रेशन ऐसा बना 2v0 r²/2 माइनस r²/4 इज इक्वल टू 1/200। फाइन। अच्छा, r की वैल्यू तो हमें पता है, तो हमने इसको थोड़ा और प्रोसीड किया, तो हमने लिखा 2v0 r²/4 इज इक्वल टू 1/200। अच्छा, v0 की वैल्यू पुट की जाए, v0 की वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू पुट की जाए। r की वैल्यू कितनी है, सेंटीमीटर में है, तो मुझे किसमें चाहिए, मीटर में, तो डिवाइड बाय 100 किया, तो ये r की वैल्यू बन गई 1/10 मीटर, तो ये बन गया 1/100, यहाँ पे 4 बन गया, और यहाँ पे कितना बन गया 1/200 बन गया। इसने इसको मार दिया, ये यहाँ पे 2 आया, ये यहाँ से सब साफ हो गया, तो v0 की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड। तो आपके पास सबसे पहले इसका जो मैक्सिमम फ्लो रेट उसने पूछा, मैक्सिमम वेलोसिटी, सबसे बी ऑप्शन पे चलते हैं। बी ऑप्शन ने बोला मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो यार मैक्सिमम वेलोसिटी तो भाई साहब इसकी वैल्यू मैक्सिमम वेलोसिटी होगी तब इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, कितनी हो सकती है 0, तो उस टाइम v0 होगी, तो v0 की वैल्यू कितनी है 1 मीटर पर सेकंड। तो आपका बी ऑप्शन बच्चों क्या हो गया, सही हो गया। और आगे चलते हैं, फिर आपसे पूछा गया विस्कस फोर्स के बारे में बात की गई। अब विस्कस फोर्स निकालते हैं, पर विस्कस फोर्स निकालते रहने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, तो हम इसे थोड़ा मिटा देते हैं। तो आपके पास अभी आपने देख लिया कि v0 की वैल्यू हमारे पास आई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप चलते हैं विस्कस फोर्स पे, F विस्कस क्या होगा, दो फॉर्मूला आता है, एक होता है ईटा a dv/dy, एक होता है 6π ईटा rv। दोनों में से कौन सा, दो ही चीजें तो है विस्कस में, दो ही फॉर्मूले, ईटा a dv/dy, एक होता है 6π ईटा rv, तो कौन सा लगना चाहिए, 6π ईटा rv कब लगता है, जब एक बॉल मूव कर रही होती है, तो वो केस तो नहीं है, यहाँ पे लेयर्स मूव कर रही है, तो लेयर में क्या लगता है आपके पास F विस्कस ईटा a dv/dy। फाइन। अब आप इसको अगर देखेंगे तो ईटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ईटा की वैल्यू कितनी है, 3/4 आ गई, इसको 3/4 लिख दिया, ए को ए लिख देते हैं एरिया, और dv/dy करते हैं, तो dv/dy यहाँ पे y क्या है, ये एक्चुअली dv/dr बन जाएगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे किसका फंक्शन है, r का फंक्शन है, y का फंक्शन नहीं है। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना बनेगा आपके पास, दिस इज 2v0 r डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो यहां से आपके पास में जो F विस्कस आया बच्चों वो आया 3/2 a v0 r डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब सबसे पहले ऑप्शन 1 में चलते हैं। ऑप्शन 1 में क्या बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कस फोर्स बोला गया, कितने पे, पर यूनिट एरिया पे, तो एरिया की वैल्यू 1 होगी, ठीक। ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, 3/2 v0 की वैल्यू 1, कितने आर पे बोला, 4 सेंटीमीटर पे, तो इसको क्या लिखा 4/100, और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1/100, ये बन जाएगा आर स्क्वायर किया। ये साफ हो गया आपके पास, ये वाला साफ आ गया, कितना आ गया आपके पास 6 न्यूटन। मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही, तो इसका ए ऑप्शन क्या हो गया, क्या सही हो गया। अब आगे चलते हैं, इसमें सी ऑप्शन में क्या बोला गया, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया इंक्रीजेस विद रेडियल डिस्टेंस। विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एरिया को यहां लेके चले जाते हैं, ये किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन है ना, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे विस्कस फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपके पास सी ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगर सी करेक्ट हो गया तो डी ऑटोमेटिकली गलत हो गया। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो ए बी सी तीनों ऑप्शन के क्या हो गए बच्चों, तीन ऑप्शन सही हो गए। प्रॉब्लम नंबर 22 में अगर आप देखेंगे तो आपको एक सिलेंडर गिवन है, मेटल का सिलेंडर, और इसे एक रूम में रखा गया जहां का टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आपने क्या किया, इस सिलेंडर को आपने हीट करना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ ए हीटर, जो कितनी पावर दे रहा है आपको 20 वोल्ट। आप 20 वोल्ट हीटर देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, एक टाइम पे जाके वैसे स्टडी हो गया, कितना स्टडी हो गया, इसका फाइनल टेम्परेचर बन गया 45 डिग्री बन गया। सवाल में बोला कि भाई साहब जो पावर रेडिएटेड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर डिफरेंस के सवाल में मेंशन है, तो मैंने बोला पावर जो रेडिएट हो रही होगी, अगर इसका टेम्परेचर 45 डिग्री बन गया सवाल में बोला स्टेडी स्टेट पे, तो उस टाइम में तो पावर रेडिएट हो रही होगी वो कुछ कांस्टेंट मान लेता हूँ C, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है आपके पास 45 माइनस 20 तो 25 के बराबर है, और ये पावर कितनी है 20 वोल्ट। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज यार देख तू दे रहा है 20 वोल्ट और टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब क्या, जितनी हीट दे रहा है वो बाहर से नहीं जा रही है। अगर ये कुछ एब्जॉर्ब करता खुद का टेम्परेचर बढ़ाता ना, आपको सवाल में समझ में आ गया भाई स्टडी स्टेट है, इसका मतलब क्या, जितनी हीट मिल रही है उतना एमिट कर रहा है। समझ में आ गया भाई, इतने जब टेम्परेचर डिफरेंस था कितने का 25 का, तो इतनी पावर रेडिएट कर रहा है। अब सबसे पहले सवाल में चलते हैं, रेट ऑफ हीट लॉस ऑफ द सिलेंडर टू सराउंडिंग एट 25 डिग्री। तो मेरे पावर पूछा है तो मैंने बोला ठीक है निकालता हूँ। 25 डिग्री इसका टेम्परेचर है उस टाइम पे, तो 25 माइनस 20 से कितना आएगा 5 आएगा ना। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है उस टाइम पे, इसका 25 है इसका 20 है तो कितना 5,
ये निकालना है आपको, इसको पी डैश बोल देते हैं। हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, अगर आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ऊपर आया 20 इज इक्वल टू c/25, नीचे p डैश, इसकी वैल्यू निकालनी है c/5। चाहते डायरेक्ट भी कर सकते थे, अपने आराम आराम से कर रहे हैं इसको, कोई बात नहीं। c से c साफ हो गया, इसकी वैल्यू 4, तो p डैश कितना आ रहा है 4 वोल्ट, मतलब 4 वोल्ट हीट वो दे रहा है। तो इसका आपके क्या ऑप्शन, हाँ 4 वोल्ट सही है। फिर देखते हैं रेट ऑफ हीट लॉस सिलेंडर एट 45 डिग्री सेल्सियस 20 वोल्ट, हाँ वो सीधा ही समझ में आ रहा है भाई सर, 45 स्टेडी स्टेट है तो हो ही रहा है उतना। फिर आपके पास इसके एंटी बात है सी और डी में, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए और बी। प्रॉब्लम 23 में आपको बोला गया भाई साहब एक कंटेनर था, उसे पानी भरा हुआ था, पानी के अंदर क्या एक हेमिस्फीयर रखा है, बहुत बढ़िया। हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है आर, पानी मतलब ऐसे रखा हुआ है हेमिस्फीयर ना, मतलब कटोरे में क्या फ्लैट सरफेस ऊपर है और ये जो जैसे कटोरा रहता है वैसे रखा हुआ। पानी के टॉप मोस्ट पॉइंट से इस वाले की फ्लैट सरफेस की जो डिस्टेंस है वो है h, और पानी और टैंक का वेट है W1 और हेमिस्फीयर का वेट है आपके पास W2। अब भाई साहब सबसे पहले ढंग से ये पढ़ना चाहिए, सवाल में करेक्ट नहीं पूछा, क्या पूछा है इनकरेक्ट, इसमें लोग मार खा जाते हैं ना सवाल से ढंग से नहीं पढ़ने में। तो क्या पूछा गया बच्चों, इनकरेक्ट पूछा है। सबसे पहले ऑप्शन ए पे चलते हैं। ऑप्शन ए में बोला फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द फ्लैट सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एच। देख हम क्या करें, हम करेक्ट ऑप्शंस बता रहे हैं और इनकरेक्ट को, मतलब जो करेक्ट होंगे वो बाद में नहीं होंगे, मैं करेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि वो बोलते हुए कंफ्यूजन होता है, अच्छा ये करेक्ट है फिर ये इनकरेक्ट है, अजीब लगता है। तो मैं आपको जो करेक्ट, मतलब जो ऑप्शंस करेक्ट है, मतलब जो सही बात है वो बता रहा हूँ, और आपको जो सही है वो नहीं करना था, गलत वाला करना था, ये सवाल बोला था। तो बोला ए फोर्स इज एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड ऑन द फ्लैट सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एच। फ्लैट सरफेस में जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, P नॉट प्लस रो जी एच मल्टीप्लाई इसका एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो ये एच पे डिपेंड कर रहा है, तो ए ऑप्शन सही नहीं है। बी ऑप्शन में चलेंगे, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एच। भाई साहब कर्व्ड सरफेस पे फोर्स कैसे निकालेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ कि एफ नेट जो लग रहा है लिक्विड के द्वारा, एफ नेट किसके द्वारा, लिक्विड के द्वारा, वो कितना है आपके पास बायंट फोर्स। क्लियर। तो मैंने बोला यार इसके ऊपर दो डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, एक तो यहां से लग रहा है और एक ऐसे कुछ यहां से लग रहा होगा। क्लियर। तो मैंने बोला ऊपर वाला फोर्स मुझे पता है, ऊपर वाला फोर्स कितना है आपके पास में, ये रहा। तो मैंने लिखा नीचे की तरफ फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस माइनस रो जी एच इंटू में पाई आर स्क्वायर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं मानना, मानना पी नोट कर लो, इज इक्वल टू एफ बाय एट। एफ बाय एट कितना है आपके पास में, एफ बाय एट रो ऑफ लिक्विड, ये तो था आपके पास में, हाँ रो ऑफ लिक्विड इंटू में 2/3 पाई आर क्यूब इंटू में जी। क्लियर, ये ऐसा एक्सप्रेशन है। तो यार ये तो कर्व्ड सरफेस फोर्स है तो एच पे डिपेंड कर रहा है ना। देख लोग इसमें यही फंस जाते हैं, इस सवाल में पूछे भाई कर्व्ड सरफेस पे कितना फोर्स लगाया जा रहा है, तो आप ऐसे समझिए कि लिक्विड के द्वारा जो नेट फोर्स है वो एफ बाय एट है, ऊपर डायरेक्शन से वाला फोर्स पता है, तो नीचे वाला माइनस ऊपर वाला इज इक्वल टू एफ बाय एट। आपके ये एच पे डिपेंड आ रहा है, तो बी भी सही नहीं है। फिर चलते हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द हेमिस्फीयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एच। Force exerted by liquid on hemisphere is independent of H and D but depend upon R and rho। दोस्त इसमें क्या बोला है, इसमें नेट फोर्स बोला है भाई साहब कि लिक्विड कितना फोर्स आया, कोई एक सरफेस की बात नहीं हुई। इससे पहले वाले दोनों ऑप्शंस में पहले फ्लैट सरफेस हुई, कर्व्ड सरफेस से बात हुई, अभी पूछा पूरे हेमिस्फीयर पे फोर्स कितना लग रहा है, तो वो तो बायट फोर्स है। नेट फोर्स कितना है, बायट फोर्स है वो कितना है, रो 2/3 पाई आर क्यूब इंटू में जी। तो इस वाली टर्म के अंदर इसकी डेंसिटी का कोई रोल नहीं है, तो ये ऑप्शन आपके पास में सही है, हाँ भाई ये सही बात बोल रहा है। डी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो इसमें बोला कंबाइंड वेट ऑफ वाटर टैंक प्लस हेमिस्फीयर इनसाइड द वाटर टेकन बाय द वेइंग मशीन। अगर आप इसको वेइंग मशीन पे रखेंगे टोटल वेट कितना आएगा, इस पूरे इस कंटेनर का वेट आएगा, इस पूरे पानी का वेट आएगा, इसका वेट आएगा, तो कितना W1 प्लस W, मतलब इसका इन पानी का और इस कंटेनर का वेट है W1 और इसका वेट है W, तो नेट कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास W1 प्लस W2। तो ये वाली बात आपके पास सही है। क्लियर। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सी डी सही बात है, पर इसमें सही बात नहीं पूछी, गलत बात पूछी थी, इसमें से कौन से आंसर सही हो जाएंगे, ए एंड बी। 24 नंबर में क्या बोला गया भाई साहब, एक ब्लॉक है, इसका मास कितना 10 kg, इसको एक सरफेस पे रखा गया जहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू इज इक्वल टू 0.5 है, और इस पे एक फोर्स लगाया गया 4 सेकंड तक जो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है 0 से लेके 100 तक, 0 से लेके 100 इंक्रीज कर रहा है लीनियरली, और कितने टाइम में, 4 सेकंड में ऐसा हो रहा है। तो ये एफ को फंक्शन लिखने तो ऐसे लिखा जाएगा आपके पास में 25 इंटू में टी लिख सकते हैं, लीनियरली वेरी कर रहा है, तो ये लिख दिया मैंने फोर्स 25 इंटू में टी।
अब इसके बाद में बोला कि 4 सेकंड तक ये फोर्स लगा, फिर उसके बाद में 4 सेकंड के बाद में 3 सेकंड तक कितना न्यूटन लगा, 40 न्यूटन लगा। ऐसे करके कुछ बात है, तो काफी कुछ इसने बोल दिया सवाल में। अब ऑप्शंस पे चलते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी की बात की, तो यार पहली बात तो ये थे फ्रिक्शन फोर्स कितना है। तो अगर आप फ्रिक्शन फोर्स देखा तो म्यू एम जी आएगा, म्यू एम जी तो कितना आ गया 50 न्यूटन। तो पहली बात तो अगर तू t इज इक्वल टू 1 पे देगा तो 25 न्यूटन फोर्स लगा, उस टाइम पे ये ब्लॉक नहीं चलेगा। t इज इक्वल टू 2 पे 50 सेकंड जस्ट चलना शुरू होगा, मतलब ये t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे जस्ट चलना शुरू होगा और 4 सेकंड तक इस फोर्स के इफेक्ट में चलेगा, बिकॉज ये फोर्स 4 सेकंड तक ही लगा। सबसे पहले हम उस 4 सेकंड की बात करते हैं, 4 सेकंड में क्या होगा। तो अगर तू देखेगा तो ये फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है ना, तेरे पास कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हम एक काम करते हैं, हम इंपल्स लिख लेते हैं। इंपल्स किस फोर्स का, इस फोर्स का। तो कितना इस फोर्स का इंपल्स 25t इंटू में dt। क्लियर। कितने टाइम तक, t इज इक्वल टू 2 से लेके t इज इक्वल टू 4 तक। माइनस अब इस फोर्स का इंपल्स लिख देते हैं, तो वो कितना आएगा 50 इंटू में t, कहां से कहां तक, 2 से 4 तक। ये तो कांस्टेंट फोर्स था आपके पास में, तो ये आ गया आपके पास 25t स्क्वायर बाई 2। टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 4। यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ गई तेरे पास, ये आ गई 100। तो ये आया, ये समझ में आया ना, 25 dt का टी स्क्वायर बाई 2, फिर t की लिमिट पुट कर दी 16, 4 आ गया। तो यहाँ पे ये बना आपके पास में 12 ना, तो 12 तो यहाँ पे ये बन गया 6 माइनस 100। अच्छा, तो ये वैल्यू कितनी है आपके पास, 150, तो 50 आई, 50 न्यूटन सेकेंड। अब ये इंपल्स किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू में v, तो v कितना हो गया तेरे पास 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, जब 2 सेकंड के बाद में चलना शुरू हुआ, जब 4 सेकंड के एंड तक अगर तू देखे तो इसकी वेलोसिटी कितनी बन गई 5 मीटर पर सेकंड। इसके बाद में अगर तू देखे, इसके बाद वाले केस में क्या है, यहाँ पे 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है, यहाँ पे 40 लग रहा है, पर पीछे 50 लग रहा है फ्रिक्शन की वजह से, पर इसी कुछ वेलोसिटी थी, इस वजह से चल रहा था। ये देखिए खींचने वाला, इस टाइम पे जैसे ये केस शुरू हुआ उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड। अब उस वेलोसिटी से चल रहा है, क्योंकि वेलोसिटी की वजह से चल रहा है, और इधर फोर्स लग रहा है 40, इस तरफ लग रहा है 50। तो अगर देखिए तो पीछे तरफ एक्सीलरेशन आ जाए, कितना आ जाए एक्सीलरेशन पीछे तरफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, अब सबसे पहले इसके बाद वेलोसिटी घटेगी ना, इसके बाद तो वेलोसिटी घटने शुरू हो जाएगी, 1 सेकंड के बाद में 4, फिर 2 सेकंड के बाद में 3, 3 के बाद में फिर 2, इस तरीके से। अब आपसे बोलेगा मैक्सिमम वेलोसिटी रीच बाय ब्लॉक इज 5 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही बात। इसके बाद वेलोसिटी घटेगी, सही बात है, मतलब t इज इक्वल टू 4 पे मैक्सिमम वेलोसिटी थी और कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर। टाइम ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक चेक किया जाए भाई साहब, टाइम ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक कैसे। अच्छा, ये फोर्स कितने टाइम तक लगा, 3 सेकंड तक। तो 3 सेकंड बाद में बता क्या होगा, 3 सेकंड बाद में अगर तू देखेगा तो इसकी स्पीड 5 से कम हुई, कितनी बचेगी, सिर्फ 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर, 2 मीटर पर सेकंड बच गई। अब इसके बाद में वैसे सिर्फ फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ, तब एक्सीलरेशन कितना है -5 मीटर पर सेकंड। इसके पहले यहाँ पे था -1, अब सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है तो -5। अब ये वाली वेलोसिटी 0 कब बनेगी आपके पास, a इंटू में t, तो t के लिए 2.5, तो 0.4। टोटल टाइम देख बच्चे कितना लगा, क्या बोला, टोटल टाइम ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक। तो यहाँ पे 2 से 4 में चला, तो कितने सेकंड, 2 सेकंड यहाँ पे चला, 3 सेकंड यहाँ पे चला, 5 सेकंड, और 5 यहाँ पे कितना चला 0.4 सेकंड, टोटल कितना चला 5.4 सेकंड। तो इसका बी ऑप्शन भी करेक्ट है। फिर सी ऑप्शन में अगर तू बोलेगा मैक्सिमम वेलोसिटी रीच बाय ब्लॉक इज एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द मोशन। ये बोला मोशन के शुरू होने के 2 सेकंड बाद मैक्सिमम वेलोसिटी मिली। चेक करते हैं कब मिली मैक्सिमम वेलोसिटी, 4 सेकंड पे। तो मोशन कब शुरू हुआ, 2 सेकंड पे, तो मोशन शुरू होने के 2 सेकंड बाद ही मिला ना, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक इज 25 न्यूटन एट टाइम 1 सेकंड आफ्टर द फोर्स बिगेन टू एक्ट। ये फोर्स लगना शुरू हुआ, 1 सेकंड बाद में कितना फोर्स है 25 न्यूटन। ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो अगर आप 25 से खींच रहे हैं और ब्लॉक नहीं चल रहा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो कितना लगेगा 25 लगेगा। तो ये बात भी सही है। इस हिसाब से इसके ABCD सारे ऑप्शन करेक्ट होंगे। पेपर 5 के FST जो FST 5 है उसके पेपर 1 के सवाल नंबर 25 में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा देख के थोड़ा अजीब लग रहा है। तो अगर आप इस वेव फॉर्म को बनाएंगे तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे आप मान लीजिए x इज इक्वल टू 0, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे एक पॉइंट आएगा x इज इक्वल टू -l का, और एक यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू l का। तो आपसे बोला गया कि जब आपके पास -l और 0 के बीच में जो कर्व था उसकी जो इक्वेशन थी y दैट इज x, 0 दैट इज h l प्लस x डिवाइड बाय
x, मतलब यहाँ पे जो मैक्सिमम आएगा वो कितना आएगा आपके पास h आएगा, क्योंकि x इक्वल 0 पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आपके पास h आ गई। जब x के लिए माइनस आए तो ये टर्म 0, तो ऐसे करके कुछ लीनियर ऐसा कर्व बन रहा है, ऐसा आप पूरा बनाएंगे तो ऐसी वेव ट्रायंगुलर वेव है आपके पास, और आगे ये सीधी है, मतलब ऐसे आगे की तरफ मूव कर रही है। आपसे बोला गया पावर की बात चल रही है ना, तो पावर की बात की इसने कब, सबसे पहले केस में बात की जब आपके पास -L से लेके x - vt आपके पास 0 के बीच में, मतलब -L और 0 के बीच में, पावर बोले 0, पावर 0 तो नहीं हो सकता ना, पावर तो कुछ होगा ही, बिकॉज यहाँ पे अगर ये इसको ऊपर उठा तो कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो कुछ तो पावर डिलीवर कर रहा है, तो 0 हो सकता नहीं है। हम एक बार करेक्ट की बात करें, इनकरेक्ट ऑप्शन नहीं है, पहले करेक्ट देख रहे हैं, तो ये वाला करेक्ट नहीं हुआ। दूसरा वाले में देखा उसने बोला पावर बिटवीन -L से कम की बात कर रहा है, -L से पीछे अगर आप चले जाएंगे तो कुछ नहीं हो रहा वहां पे, तो यहाँ पे पावर 0 होना चाहिए। तो उसने बोला कि इंस्टेंटेनियस पावर कुछ वैल्यू दे दी, नहीं ये बात गलत है, ऐसी वैल्यू नहीं आएगी, 0 आएगी। अगर आप L से बड़े में देखेंगे तब भी कितना आएगा आपके पास 0 आएगा। पावर सिर्फ कहाँ पे आना चाहिए आपके पास, इतने रीजन में आना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन में उसी पावर की बात की है। अब वो पावर निकालने चलते हैं। अब देख पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद कर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कोई जनरल वेव में कितना होता है, यहाँ पे सीधा हम पावर हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर नहीं लगा सकते, बिकॉज साइनसोइडल वेव का फंक्शन था। तब जनरल में चले तो मैंने बोला du/dx का जो फॉर्मूला आता है वो आता है हाफ टी dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा हाफ, टेंशन को आपने कुछ टी का क्या नाम है, पोटेंशियल एफ है आपके पास, और y का फंक्शन ये लिखा हुआ है, तो आप dy/dx इसमें निकाल लीजिए, कितना आएगा ये आपके पास, दिस इज h/l का होल स्क्वायर, ये du/dx है। इस तरीके से अगर आप dk/dx करेंगे तो वो एक्सप्रेशन कितना आता है, वो आता है हाफ। आपको इसके लिए बेसिक एक्सप्रेशन पता होनी चाहिए, आप डेरिवेशन देखें तो बेसिक एक्सप्रेशन शुरू में लिखवाए गए थे, तो वो कितना होगा हाफ म्यू dx, तो dx नीचे चला गया, और यह आ गया dy/dt का होल स्क्वायर, ये एक्चुअली डेल होना चाहिए, डेल लिखा जा सकता है इसको। तो ये एक्सप्रेशन बन गया हाफ म्यू डेल y/del t की वैल्यू लिखी जाए, डेल y/del t कितना बनेगा, h/l आपके पास में इधर रह गया, और ये बन गया v, और ये पूरा स्क्वायर बन गया। तो ये वाला एक्सप्रेशन बन गया हाफ h/l और म्यू और v स्क्वायर, v को लिखा जा सकता है, v स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है, t/म्यू लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया t/म्यू, ये साफ हो गया आपके पास। तो ये एक्सप्रेशन बन गया हाफ h² l² इंटू में f, और ये दोनों टर्म्स आपके पास क्या है, बराबर है। तो ये तो आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी थी, ये काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एक्सप्रेशन लिखा तो कितना आ जाए तेरे पास, दिस इज हाफ h² l² f का ट्वाइस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, और यहाँ पे dx था वो उधर चला जाएगा। अब ये टोटल पावर, ये टोटल एनर्जी है, अगर आप पावर करेंगे तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, टोटल पावर का जो पावर आएगा आपके पास वो आ जाएगा h² l² f इंटू में v। क्लियर, तो ये एक पार्ट की पावर होगी आपके पास, इतने पार्ट की पावर होगी। तो अगर आप डी ऑप्शन में देखेंगे तो यही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है f v h²/l², कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक, हाँ ये चीज सही है। तो वैसे अगर आप देखें सिर्फ डी ऑप्शन सही है, पर आपसे पूछे कौन से इनकरेक्ट, तो कौन से सही होगी, ABC आपके पास करेक्ट होगी। 26 में बोला गया बाइनरी स्टार सिस्टम। बाइनरी स्टार सिस्टम याद है क्या, वो क्या होता था? बाइनरी स्टार सिस्टम में मतलब दोनों जो आपके पास में स्टार्स होते थे वो एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से मूव करते थे, और पूरा सिस्टम सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता है। ये आपको ग्रेविटेशन में कैप्टर फ्लो के पहले बताया गया था। अब आपसे बोला गया भाई साहब कि ये जो रेडियस है ना, ये r1 + r2, इसकी वैल्यू आपको सवाल में गिवन है, सेपरेशन गिवन है, वो है कुछ 2g⍵², एक गंदा सा टर्म है 1/3, पता नहीं क्या यूज है इसका, देखेंगे बाद में एक बार। फिर आप बोले डिफरेंस बिटवीन द मासेस आपको गिवन है, कितना है डिफरेंस, m1 - m2 आप बोल दीजिए, तो कितना है 6 यूनिट आपको गिवन है। चलो भाई ये भी ठीक है। अब भाई साहब किया जाए काम जितना हम जानते हैं, तो मैंने बोला इसके द्वारा इस पे लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू mv²/r, तो मैंने लिखा फोर्स कितना है g m1m2/r², r क्या हो गया r1 + r2 इज इक्वल टू, ये r क्या है r1 + r2 है ना, इज इक्वल टू m2ω² r क्या लिया जाएगा इसमें, r2 लिया जाएगा, इतना सही। अब हमें क्या चाहिए, r2 कहीं पे है नहीं, तो मुझे ये r2 r की टर्म में लिखना है, तो मैंने इसको लिखा g m1m2/r² इज इक्वल टू m2ω², r2 को लिखा जाए r की टर्म में, क्या लिखा जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, उल्टे रेशो में चलता है ना यहाँ पे, तो कितना है m1 / m1 + m2 r,
क्लियर। यहाँ पे आर क्यूब बन रहा है, ये आर क्यूब यहाँ पे काम करेगा तो एक कचरा हटेगा, इसी वजह से गिवन था। 1/3 क्यों गिवन है? बिकॉज आर क्यूब बनेगा तो कटेगा। m1 m2 यहाँ से साफ हो गया आपके पास। चलो भाई आगे बढ़ा जाए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने लिखा g/r² मल्टीप्लाई m1 प्लस m2 g/r², आर क्यूब हो गया यहाँ पे। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे इसको ओमेगा स्क्वायर भेज देते हैं, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर भेज दिया, यहाँ पे आर क्यूब भेज दिया। आर क्यूब उधर इस वजह से लेगा बिकॉज आर का फंक्शन पता है ना, तो आप इसको आर क्यूब लिखेंगे तो क्या इसका क्यूब कीजिए, कितना है जी ओमेगा स्क्वायर m1 m2 आर क्यूब अगर करेंगे तो ये बन गया 8g/ओमेगा स्क्वायर, जी ओमेगा स्क्वायर निकल लिए। तो यहाँ से m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी आई? 8 आई, और m1 माइनस m2 कितना था? 6 था। अब तो दोनों करेंगे, m1 कितना आएगा? m1 आ रहा है 7 और m2 कितना आ रहा है 1। क्लियर। तो रेशियो कितना आ जाएगा आपके पास? 7 इसका रेशियो आ जाएगा। 27 नंबर सवाल पे है ना, सही देख कर तो हलवा सवाल है, पर वैसा सवाल अच्छा है। सवाल में क्या बोला गया? आपको एक सिलेंडर है, इसकी रेडियस गिवन है r, ये इसकी रेडियस मान लो कुछ, ये यहाँ से इसकी रेडियस मान ले r। ठीक है भाई, ये घूम रहा है इस ओमेगा से √5g/r और वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है, मतलब इस एक्सिस के वो घूम रहा है और वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है। ब्लॉक इज मूविंग विदाउट कोफिशिएंट। आपसे बोला गया म्यू मिनिमम, म्यू की वैल्यू क्या हो ताकि ये बीच में स्लिप ना हो। पहली बात है कि भाई साहब वर्टिकल सर्कल थोड़ा डिफरेंट है ना। वर्टिकल सर्कल में क्या था, एक रस्सी होती है वो घुमाया करती थी, ये वो सवाल नहीं है। इसमें क्या सिलेंडर है, वो सिलेंडर घूम रहा है और इस ब्लॉक को गिरना नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपसे पूछा गया म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी हो। तो पहली बात वैसे गिरने की टेंडेंसी कब, कौन गिराएगा इसको? गिराएगा इसको जो फोर्स टेंजेंट डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो यहाँ पे तो कोई नहीं गिरा रहा, यहाँ पे अगर तू देखेगा तो यहाँ पे mg गिरा रहा है। क्लियर। यहाँ पे भी ऐसे देख रहे थे कौन गिरा रहा है, mg गिरा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? इस डायरेक्शन में जो आ रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन, वो कंपोनेंट गिरा रहा है, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्सेस आएंगे वही इसको स्लिप करवाने की कोशिश करेंगे। तो यार अब थोड़ा समझ में आता है, सर यहाँ पे गिराने वाला फोर्स मैक्सिमम है। तो मैंने कहा कहाँ पे? यहाँ पे गिराने वाला फोर्स मैक्सिमम है। हाँ मैंने कहा मैक्सिमम, तो सर यहीं पे देख लो, यहीं पे आएगा। नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे जो नॉर्मल है आपके पास में, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल अगर आप देखेंगे, यहाँ पे नॉर्मल अलग आएगा और यहाँ पे नॉर्मल आपके पास अलग आएगा। अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पे खींचने वाला फोर्स कम हुआ, इस वाले पॉइंट पे मैंने मान लिया भाई यहाँ पे खींचने वाला फोर्स पूरा mg है, यहाँ पे खींचने वाला फोर्स mg है, कोई कंपोनेंट है, तो लोग बोल रहे सर यहाँ पे खींचने वाला फोर्स ज्यादा है ना, तो यहाँ पे ज्यादा चाहिए होगा, यहाँ पे देखो खत्म हो जाएगी बात। नहीं होगी, यहाँ पे खींचने वाला फोर्स कम है पर यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू भी कम होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? mg का एक कंपोनेंट नॉर्मल को कम कर रहा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? तो हम क्या बोल रहे हैं, म्यू इनटू में n इज इक्वल टू एफ टेंजेंशियल। अगर उस वाले पॉइंट पे एफ टेंजेंशियल कम है, मान लिया मैंने इस वाली बात पे, यहाँ पे एफ टेंजेंशियल कम है एज कंपेयर्ड टू दिस पोजीशन, पर यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू भी कम हो रही है, तो क्या पता वो म्यू कहाँ पे कम आ रहा होगा, मतलब कहाँ पे म्यू की रिक्वायरमेंट मैक्सिमम होगी, क्या पता लग रहा है? नहीं आइडिया लग रहा। तो अब नहीं आइडिया लग रहा तो भैया करो, एक फंक्शन लिखो, फंक्शन लिख के आप उससे डिफरेंशिएट करो। तो मैंने कहा ठीक है आओ करते हैं, तो किया जाएगा। तो हमने क्या किया, हम एक जनरल पोजीशन पे चले गए। हमने बोला हमें नहीं समझ में आ रहा कहाँ पे मिनिमम होगा, पर लोगों को ये आपको ये चमकना चाहिए भाई साहब यहाँ पे क्यों नहीं होगा, मतलब ऐसे यहाँ यहीं पे सैटरडे लोगों को फील आता है सर यहीं पे होगा, फिर समझता है अच्छा आंसर देखता चाहिए तो गलत हो गया, फिर आदमी सोचता है वहां पे। तो आपको ये बात समझ जानी चाहिए थी, बिकॉज यहाँ पे खींचने वाला फोर्स मैक्सिमम है पर नॉर्मल की वैल्यू भी ज्यादा हो सकती है। तो Ft/N मैक्सिमम करना है, तो अगर यह टर्म कम होगी ये भी कम होगी तो हो सकता है मैक्सिमम हो जाए। बहुत ज्ञान में अब सवाल करते हैं। देखिए ये वाला हुआ थीटा और ये भी कितना हुआ तेरे पास थीटा, यहाँ पे क्या फोर्स लग रहा है mg। क्लियर। अब इसे कंपोनेंट यहाँ पे नीचे बनाए थे, ऊपर कचरा हो रहा है थोड़ा, तो इधर बनाया तेरे पास mg cos थीटा, इधर टेंजेंशियल बना mg sin थीटा। क्लियर। और नॉर्मल किस तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या बोला, जो mg cos थीटा माइनस n, mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, तो वैल्यू कितनी है 5 mg। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, n की वैल्यू आ रही है तेरे पास mg, सॉरी यहाँ पे जो नॉर्मल है आपके पास में वो इस तरफ आएगा, नॉर्मल इस तरफ आएगा, डायरेक्शन गलत आ रही है, ये दबा रहा है ना इसको इस तरफ से, नॉर्मल इस तरफ आएगा, तो आप लिखेंगे दिस पर। तो कितना है आपके पास 5 mg माइनस mg cos थीटा, ये आपके पास आ गया नॉर्मल। बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला
नॉर्मल म्यू इज इक्वल टू एफ टी, एफ टेंजेंशियल कितना है mg साइन थीटा डिवाइड बाय 5 mg माइनस mg कोस थीटा। अब इस म्यू को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। ये म्यू फंक्शन है आपके पास में साइन थीटा और कोस थीटा का, म्यू को मैक्सिमम करना है तो क्या तरीका है, डिफरेंशिएट करो, जीरो के बराबर कर दो। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पहले एक कचरा साफ कर दो, तो कितना आएगा आपके पास म्यू की वैल्यू साइन थीटा 5 माइनस कोस थीटा। अब इसको मैक्सिमम करना है, सबसे पहले साइन थीटा डिफरेंशिएट किया तो कोस थीटा, ये सेम का सेम माइनस, फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा माइनस माइनस प्लस, फिर वापस माइनस, बिकॉज कोस का डिफरेंशिएशन है साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो, नीचे आएगा स्क्वायर उधर चला जाएगा जीरो बन जाएगा तेरे पास। तो कितना आया 5 कोस थीटा माइनस 5 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी तेरे पास 1/5। अभी कोस थीटा की वैल्यू 1/5 आ गई, अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, कोस थीटा सिमिलरली साइन थीटा निकाल ले, पुट कर दे तो तेरे पास आंसर जो आएगा, कर दूं क्या, ये कर देता हूँ, ये म्यू साइन थीटा ट्रायंगल बना दिया ना, यहाँ पे ये 1 है ये 5 है, तो ये कितना हुआ तेरे पास √24, तो ये कितना बनेगा √24/5, यहाँ पे करेगा तो 5 माइनस 1/5, तो यहाँ पे कितना बना तेरे पास √24 डिवाइड बाई 24। अच्छा ये किसके बराबर आ रहा है तेरे पास, अगर तू इसको देखेगा तो मार्क बदल देते हैं। अच्छा इसके किसके बराबर आ रहा है तेरे पास, ये इसको लिखा गया 2√6 डिवाइड बाई 3x, तो ये तेरे पास ऊपर साफ हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आई तेरे पास 8, और सवाल खत्म हो गया। क्लियर। 28 के अंदर एक सिंपल सवाल है, बोला गया दो कैपेसिटर है C1 एंड C2, और C1 का जो एरिया है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और C2 का एरिया ये है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, C1 के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये लिखा गया है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये लिखा गया। आपसे बोला गया कि टोटल चार्ज कितना है, तो मैंने बोला यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही होता है ना। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, यहाँ पे अगर सिग्मा है, यहाँ पे प्लस सिग्मा है तो यहाँ पे माइनस सिग्मा होगा, यही होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू कितनी है 2 × 10⁵ सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। अच्छा Q1 की वैल्यू कितनी होगी, Q1 की वैल्यू होगी सिग्मा इंटू में एरिया, तो तेरे पास आया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, और यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू तो 2 × 10⁵ एप्सिलॉन नॉट। ऐसे का तो Q2 निकालेगा, तो Q2 कितना आएगा तेरे पास, दिस विल बिकम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बिकम 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया, और सिग्मा कितना आएगा यहाँ पे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू दिस, तो ये आ गया 1.5 10⁵ इंटू में एप्सिलॉन नॉट। अब आप इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, कैसे सोल्व करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको डिवाइड कर देते 4 से, ये 4 से कर दिए, इसको भी डिवाइड कर देते हैं किससे 4 से 10⁴ से, ये साफ हो गया, ये यहाँ पे साफ हो गया। इसको जोड़ा जाए तो अगर आप Q1 + Q2 लिखेंगे तो कितना आएगा, ये वाली टर्म तेरे पास बनी 440 बन गया, ये 40 एप्सिलॉन नॉट प्लस यहाँ पे अगर तू देखेगा तो कितना आया तेरे पास, ये 6, और ये आया यहाँ पे बच्चे 60 एप्सिलॉन नॉट, टोटल कितना आया तेरे पास 100 एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दो, कितनी 8.85 10⁻⁻12, तो कितना बन गया 8.85 10⁻10। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ये ऐसे बना 8.85 10⁻10 बना। अब ये पूछा पिको कूलम में कितना है, पिको में चाहिए तो भाई साहब ऊपर नीचे 10 100 से नीचे डिवाइड कर दो, ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये तो बन गया 10⁻12, और ये पॉइंट था ना, देखिए इसमें थी वैल्यू, हमें चाहिए थी, मेरा आंसर ये है कि 8.85 10⁻10 कूलम है। अगर आप इसे पिको फैराड में लिखेंगे तो क्या करेंगे, 10⁻12 बनाना है, तो ऊपर से मल्टीप्लाई करा तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 885 10⁻12 कूलम। तो आंसर कितना आ जाए तेरे पास 885। 29 प्रॉब्लम पहले एक बार देखा हुआ सवाल है, तो नहीं कहाँ आया था, पर कहीं कोई टेस्ट में आया था तो नहीं कहा डीपी में, कहीं तो था ये सवाल। इसमें क्या बोला गया, दो वेवलेंथ इस पे इंसिडेंट हो रही है ना, ये ऐसे कोई कैमरे की स्क्रीन है और ये एक फिल्म है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पे जो म्यू है वो ज्यादा है 7/4 से, कितना है बताया। आपसे बोला गया भाई साहब दो रेज आ रही है, एक इस लैम्डा कोरस्पॉन्डिंग, एक इस लैम्डा कोरस्पॉन्डिंग, तो आ रही है तो क्या होगा, एक रे ऐसे जाएगी, ये वाली रे ऐसे आई, जस्ट यहाँ से टकरा जाएगी, एक रिफ्रैक्शन यहाँ से, सॉरी एक रिफ्रैक्शन यहाँ से होगा, दूसरा रिफ्रैक्शन कहाँ से होगा, यहाँ से जाएगी और टकरा के कुछ ऐसे ऐसे आएगी। क्लियर। इस वाली रे से पूछेंगे भाई साहब डेंसर से टकराया कि रेयर से टकराया, तो ये बोला यहाँ पे एयर था, यहाँ पे 7/4 था, किससे टकराया डेंसर से, इसके फेस में कितने का चेंज आएगा पाई का,
क्लियर। इस वाली रेस से पूछे थे, बोला यहां से गया, मैं इस वाले से टकराया और सवाल में गिवन था कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो ये भी कैसे टकराया, डेंसर से। तो टकराने की वजह से इसके फेज में कितने का चेंज आया, पाई 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 आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर लेंगे, तो नेट फेज डिफरेंस कितना होगा, टकराने की वजह से 0 हो गया नेट। क्लियर। अब सवाल क्या डिमांड कर रहा है, सवाल ये डिमांड कर रहा है कि यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे इन दोनों की वजह से मिनिमा मिलना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो आपके पास में इंटरफेरेंस होगा ना, यहाँ पे एक इस वाली रे की वजह से और एक ये जो टकरा के आएगी, तो इन दोनों रेस की वजह से जो इंटरफेरेंस मिले उसका मिनिमम मिलना चाहिए दोनों वेवलेंथ के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो बताइए उस कंडीशन में इसकी मिनिमम थिकनेस कितनी होगी। तो मैं बोलते हैं अगर एक के बारे में पूछ लेता ना, अगर सिर्फ एक लैम्डा का मिनिमम बनना चाहिए था, तो मैं क्या लिखता, ये पार्ट डिफरेंस कितना 2t पार्ट डिफरेंस होता, तो 2t ऐसे करता ना, पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा, ये तो यहाँ टकरा गया और ये इतना चल के आया एक्स्ट्रा, टकराने की वजह से फिर डिफरेंस हम देख चुके हैं, चलने की वजह से कितना वो 0 हो गया नेट कंपनसेट होके टकराने की वजह से। अगर चलने की वजह से देखें तो t जाने में t आने में टोटल 2t चला, पर किस मीडियम में चला, इसमें चला। अगर आप एयर में कैलकुलेट करेंगे तो कितना बन जाएगा, और ये किसके बराबर होना चाहिए आपके पास में, अगर मिनिमा चाहिए था तो ये λ/2 के बराबर होना चाहिए था। ऐसे काम करते काम हो जाता, पर भाई साहब की बार ऐसा नहीं बोल रहा, ये बोला दोनों का मिनिमा बनना चाहिए, दोनों का मिनिमा बनाएंगे, आओ आओ बनाते हैं मिनिमा। तो मैंने बोला पाथ तो इतना है, पाथ कितना है आपके पास 2t मल्टीप्लाई 7/4 एयर के इक्विवेलेंट। मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें ये बात बताई थी कि यहाँ पे ये जो आपके पास में पाथ डिफरेंस होता है, ये जो पाथ डिफरेंस आपके पास में है, ये पाथ डिफरेंस जिस मीडियम में है उसी मीडियम में लैम्डा होना चाहिए। यार पाथ डिफरेंस 2t तो था इसमें, पर ये लैम्डा की मैंने एयर में, तो मैंने पाथ किस में कैलकुलेट कर लिया, एयर में कैलकुलेट कर लिया। ये किसके बराबर होना चाहिए, 2n + 1 λ1/2 इज इक्वल टू 2m + 1 λ2/2। तो अगर आप यहां से देखें भाई ऐसी क्या वैल्यू बने ताकि ये भी सेटिस्फाई हो जाए और ये भी सेटिस्फाई हो जाए, तो आप थोड़ा देखा जाए भाई इसको। तो यार ये दोनों अगर आपको बराबर करने हैं, मतलब मिनिमम वैल्यू अगर आप देखें कि भाई λ/2 की वैल्यू कितनी है तेरे पास, λ1/2 की वैल्यू है 350 और लैम्डा इसकी वैल्यू कितनी है तेरे पास 210। तो ऐसा क्या हो कि इसका पाथ डिफरेंस, मतलब इसमें क्या मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई करके देखा, इसका 1 मल्टीप्लाई करके देखा, तो इसमें क्या मतलब क्या करें कि इसका कुछ m वैल्यू और इसकी कुछ n वैल्यू आपस में कुछ मैच कर दे। तो आपको यहां से क्लिक होगा कि इसका जो रेशियो आ रहा है ना आपके पास, वो कितना आ रहा है आपके पास, वो आ रहा है 5:3, मतलब इसका 3 टाइम्स और इसका 5 टाइम्स आपस में मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका थर्ड और इसका 5th करेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा वैसे 2t 7/4 इज इक्वल टू 3 λ1/2 और 5 λ2/2, दोनों एक ही बात है। क्लियर। ये बात आपको सोचनी चाहिए भाई, आप चाहते हैं कि पाथ डिफरेंस तो बराबर है, फाइनल इतना ही पाथ डिफरेंस है, तो ऐसा कौन कितना हो ताकि इसका भी कुछ λ/2 का वजह से 2n + 1 λ/2 की फॉर्म बने और उसमें कुछ 2m + 1 λ/2 की फॉर्म बने। तो मैंने बोला इसका 3 λ1/2, इसका किसका, इसका 3 λ1/2 इज इक्वल टू इसका 5 λ/2। क्लियर। ये हो रहा था, इसे कोरस्पॉन्डिंग काम कर दिया। अगर आप यहाँ पे या तो इससे सोल्व कर लो, इससे सोल्व कर लो, एक ही बात। अगर आप सोल्व करेंगे यहां से, तो यहां से आपके पास जो t की वैल्यू आती है, t की वैल्यू वो आती है आपके पास 30 × 10⁻⁸ मीटर। आप इजीली सोल्व कर सकते हैं इस वैल्यू को। तो यहां से आपके पास आंसर कितना आ गया, आपके पास 30 आंसर आ गया। क्लियर। 30 नंबर सवाल में पहले देखा हुआ सवाल है, इसे बोला न्यूट्रॉन आ रहा है वेलोसिटी u के साथ में और h एटम रेस्ट पे है। न्यूट्रॉन का और h एटम का मास सेम होता है, इसलिए दोनों का मास mm मान रखा है। ठीक है। अब ये इसे टकराया, टकराने के बाद सवाल में मेंशन किया गया कि दोनों 30 डिग्री में मूव करते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन से। तो इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया। बराबर वेलोसिटी इस वजह से की बिकॉज इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में कुछ था, इस डायरेक्शन में इनिशियल 0 था वर्टिकल डायरेक्शन में, तो फाइनल भी 0 रहना चाहिए। मास सेम है तो इसका v होगा, तो इसका v होना चाहिए, तभी तो इस डायरेक्शन बैलेंस आउट होगा। तो ये बात सही है। और इसने बोला कि इसमें कुछ एनर्जी का लॉस हुआ इस प्रोसेस के अंदर, और वो एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। वो डायरेक्ट ना बोल कैसे बोला कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गया एच एटम का, कहां से, ग्राउंड स्टेट से लेके फर्स्ट एक्साइट स्टेट में। तो मुझे पता है एनर्जी डिफरेंस 10.2 होता है, तो वो मैंने बोल दिया। बस इतना ही सवाल है। इसमें बोला गया कि बताइए इसकी u की या v की वैल्यू कितनी है, इस u की वैल्यू कितनी, ये पूछा, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी, वो पूछा गया। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मोमेंटम कंजर्व किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो मैंने बोला mu इज इक्वल टू m v cos 30
mv cos 30 इसका ट्वाइस कर दिया, ये साफ हो गया। यहाँ पे ट्वाइस क्यों किया, बिकॉज दोनों की कंपोनेंट आएगा ना वेलोसिटी का, ये साफ हो गया आपके पास। तो v की वैल्यू कितनी आएगी, u/√3। अगर आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखें, काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ mv², फाइनल कितना हुआ हाफ, इसकी कितनी है m, वेलोसिटी कितना है u²/3, फाइन। और इसका ट्वाइस करना है बिकॉज इतना ही उसके लिए है, और ये किसके बराबर है, इस एनर्जी के बराबर 10.2, बहुत बढ़िया। तो मुझे यहाँ पे हाफ mv² की वैल्यू पूछी है सवाल में, काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो मैंने हाफ mv² को बाहर निकाल लिया। अगर आप इसको बाहर निकालें कितना है, 1 - 1/3, तो कितना है 10.2। अच्छा, ये एक्सप्रेशन ऐसा आ गया आपके पास, हाफ m, सॉरी ये यहाँ पे 2 था ना आपके पास में, तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, सॉरी ये 2 था, ये 2 आ गया। तो हाफ mv² की वैल्यू कितनी है आपके पास, थ्राइस ऑफ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सवाल में ये पूछा गया कि एक्साइटेशन एनर्जी जो थी उसे कितने टाइम्स है, तो कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 3 इसका आंसर हो गया। अभी हम कर रहे हैं आपके पास जो पैराग्राफ है ना आपके पास, इसमें 3 सवाल है, 31, 32 और 33। सवाल सिंपल है। सवाल में 3 कॉलम बनाए गए। पहले कॉलम में ये बताएगा कि भाई फोर्स रेडियस की कौन सी पावर के बराबर है। सेकंड में आपको बताएगा रेडियस n की कौन सी पावर में है और वेलोसिटी n की कौन सी पावर में है। यहाँ पे 2 इक्वेशन यूज करनी है। एक इक्वेशन आपको सवाल में फोर्स के हिसाब से दी हुई है और दूसरी इक्वेशन आपको क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से करना है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले 31 में क्या बोला गया, चूज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर मैचिंग फॉर ए पॉइंट मास मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ अबाउट ए मास फिक्स्ड एट द सेंटर अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मान लीजिए एक मास रोटेट कर रहा है दूसरे मास के अबाउट, तो जो फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स ग्रेविटेशनल gm1m2/r², तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/r² के फोर्स प्रोपोर्शनल होगा। अगर ऐसा है तो मतलब ABCD में कॉलम 1 में आपके पास में D सही हो गया। ठीक है, फिर चलते हैं आप, फिर आपसे पूछा गया कि रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होगा, मेरा फोर्स इसके प्रोपोर्शनल है, और सेकंड इक्वेशन है mvr = nh/2π। आपको क्या प्रोपोर्शनली देखना है, आपको देखना है कि रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा फोर्स है आपके पास कुछ gmm/r², ये किसके बराबर हो जाएगा, mv²/r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा एक्सप्रेशन है आपके पास, एक इक्वेशन ये होगी आपके पास इक्वेशन 1 और ये वाली होगी इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन से हमें वेलोसिटी को एलिमिनेट करना है, रेडियस हमें निकालना है। तो यहाँ पे ये साफ हो गया आपके पास। तो वेलोसिटी आया आपके पास v² इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो v किसके प्रोपोर्शनल हो गया, r की पावर 1/2 के। तो ये वाला एक्सप्रेशन आप यहाँ पे रख दीजिए। तो आपने v की जगह r की पावर रख दी, तो कितनी है आपके पास, r की पावर 1/2 इज प्रोपोर्शनल टू n। ऐसा ही हुआ ना, ये v को रखा 1/√r, यहाँ पे √r बचा, किसके प्रोपोर्शनल है, n के। तो r किसके प्रोपोर्शनल हुआ, n² के। मतलब क्या आएगा आपके पास में, d के बाद में g आना चाहिए। तो ठीक है, इसके हिसाब से d सही ऑप्शन है। आगे भी आप वेलोसिटी भी देख सकते हैं, वेलोसिटी r की पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल है ना आपके पास। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, अब r किसके प्रोपोर्शनल है, n² के, तो ये 1/n आ जाएगा। तो आपके पास आंसर जो आएगा इसका वो आ जाएगा d, g और s, मतलब d ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कौन से में, 31 में। सिमिलर 32 में आपसे बोला गया कि ये जो फोर्स है आपके पास में वो कौन सा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, उससे कोरस्पॉन्डिंग फोर्स लग रहा है। तो वो फोर्स कितना आता है, फोर्स आता है F = Q v×b आता है आपके पास। क्लियर, ये फोर्स आ गया। अच्छा, अब ये किसके बराबर होगा फोर्स, ये होगा mv²/r के बराबर होगा। अगर आप यहाँ से काटेंगे तो आपको दिखाई देगा, अगर हम इससे लिखें qvb = mv²/r, हमें प्रोपोर्शनलिटी देखना है, इसमें थीटा बीटा हम इग्नोर कर रहे हैं एक बार। तो आपके पास रेडियस किसके प्रोपोर्शनल आया, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल आया। फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के, और वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस के। तो आप क्या बोलेंगे, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस के हो जाएगा। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब कॉलम 1 में ए सही हो गया। फिर आप रेडियस देखिए। अब सेकंड क्या किया जाए आपके पास, आप पता है सेकंड इक्वेशन है mvr = nh/2π। अगर आपको रेडियस देखना है तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, तो क्या बन जाएगा, r² इज प्रोपोर्शनल टू n। तो r किसके प्रोपोर्शनल है, √n के। और अगर r √n के प्रोपोर्शनल है तो v भी √n के प्रोपोर्शनल होगा, बिकॉज r और v दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो आपके पास में h सही हो जाएगा यहाँ पे और p सही हो जाएगा। तो अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, a, h और p के कोरस्पॉन्डिंग। 33 करते हैं। 33 में आपको बोला गया कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज का फोर्स है आपके पास में, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जो ओरिजिन से पास हो रही है, और यहाँ पे ऐसे r दूरी के ऊपर कोई एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है अपोजिट नेचर का। अगर ये प्लस है तो ये आपके पास नेगेटिव हो जाएगा।
अब बताइए यहाँ पे जो फोर्स आता है वो क्या आता है, F इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय r आता है। तो फोर्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के। तो आपका क्या सही हो जाएगा, b सही हो जाएगा। क्लियर, तो मतलब कॉलम 1 में b सही हो जाएगा। अब चलते हैं सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, इसको किसके बराबर कर देंगे आप, mv² बाय r, r से r कैंसिल, साफ हो जाएगा आपके पास, सही है ना। ये फोर्स हो गया 2k लैम्डा बाय r, फिर इसको इसके बराबर कर दिया तो v क्या आ गया आपके पास, v आ गया कांस्टेंट, मतलब ये रेडियस पे डिपेंड कर रहा नहीं, बस ns पे भी कोई n की कोई पावर नहीं है, क्योंकि देख ऐसे है 2k लैम्डा बाय r इज इक्वल टू mv² बाय r, r से r साफ हो गया, तो v में n का कोई टर्म नहीं है, तो v इज इन n की कितनी पावर, 0 पावर, तो ये आ गया आपके पास में r से मैच कर जाएगा कॉलम 3 में। अगर अब आप रेडियस पे चलिए तो रेडियस पे जाके देखते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई, वेलोसिटी n पे डिपेंड नहीं करता, तो इसको वेलोसिटी सीधा हटा दिया, तो r किसके प्रोपोर्शनल है, n के प्रोपोर्शनल है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, b सही हो जाएगा। पहले वाले कॉलम में b सही हो गया, दूसरे वाले कॉलम में f सही हो गया, और तीसरे वाले कॉलम में आपके पास r सही हो गया। क्लियर। प्रॉब्लम नंबर 34 में क्या है, आपके पास यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, पैराग्राफ है ये 34, 35, 36 का, 3 कॉलम्स है, उसमें a की वैल्यू गिवन, एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन, एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा गया विच कंडीशन सेटिस्फाई द मिनिमम डेविएशन थ्रू प्रिज्म, मतलब प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन की कंडीशन कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यार हमारे पास एक्चुअली आप कुछ कर सकते हैं, आपको मतलब सब केस देखने पड़े, ए ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा, बी भी चेक करना पड़ेगा, वो कर सकते हैं। सबसे पहले हम ए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन में आपको बोला गया कि ए, आई और पी के बारे में बोला गया, तो देखते हैं ए आई पी मिनिमम डेविएशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। ए के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एंगल ऑफ प्रिज्म आपके पास आ गया 60 डिग्री, बहुत बढ़िया, और आई के हिसाब से देखेंगे अगर आप तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया म्यू इज इक्वल टू √3, ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया इसके हिसाब से पी में 37 डिग्री। अब देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। देख अगर तेरे पास मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है, तो मिनिमम डेविएशन में क्या होता है आपके पास में कि ये वाला R1 मतलब I इज इक्वल टू E होता है मिनिमम डेविएशन में, I इज इक्वल टू E, और अगर I इज इक्वल टू E होगा तो R1 R2 बराबर होंगे, मतलब यार एंगल कितना होगा 30, तो ये भी कितना होगा 30, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, म्यू के लिए √3 है ना आपके पास, तो आप क्या लिखेंगे म्यू साइन 30 इज इक्वल टू साइन आई, तो साइन आई की वैल्यू होनी चाहिए आपके पास 60 डिग्री, और सवाल में गिवन कितने 37 डिग्री, मतलब ये सही नहीं है। अब आप चलते हैं बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ए जी आर, ए बी ऑप्शन है आपके पास ए जी और आर। ए के हिसाब से एंगल ऑफ प्रिज्म पता लग गया 60। अच्छा जी की वैल्यू देखते हैं, जी है आपके पास म्यू इज इक्वल टू √2, बहुत बढ़िया, और आर के हिसाब से लिखा हुआ है आई इज इक्वल टू 45, चेक कर लेते हैं। अगर आप इसकी कंडीशन में मानेंगे तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे ये वाला एंगल 30 होगा, ये वाला भी 30 होगा, और म्यू की वैल्यू √2 है। आई की वैल्यू चेक करते हैं, म्यू साइन 30 इज इक्वल टू साइन आई। अच्छा यहाँ पे √2 साइन 30 की जगह 2 आ गया साइन आई, तो आई कितना होना चाहिए 45 डिग्री होना चाहिए, इसमें है क्या 45, हाँ है, मतलब बी ऑप्शन आपका सही होगा। हम आगे नहीं कर रहे बिकॉज हमें आंसर मिल गया, अगर आप आगे देखेंगे तो ऐसे इस तरीके से मैच नहीं करेगा। तो आपको ये पता है ना मिनिमम डेविएशन में क्या करते हैं, मिनिमम डेविएशन में आपके पास ये जो i इज इक्वल टू ई होता है, और i इज इक्वल टू ई होगा तो R1 और R2 दोनों बराबर हो जाएंगे, और उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, a/2। अगर आप प्रॉब्लम नंबर 35 में देखेंगे तो ये अगेन वैसा ही सवाल है, आपको हर एक केस को बार बार चेक करना पड़ रहा है। मतलब इस सवाल में क्या है ना, मतलब कंसेप्ट एक है पर मेहनत बहुत ज्यादा है, मतलब गधे टाइप का सवाल है, मतलब एक ही चीज को बार बार करते रहिए, तो आपको सब ऑप्शन में चेक करना पड़ता है। पूछा क्या है, पूछा ये कि विच कंडीशन सेटिस्फाई मैक्सिमम डेविएशन। अच्छा अब हम पहले ये कंसेप्ट समझिए कि मैक्सिमम डेविएशन कब आता है। अगर आपने वो कर्व देखा होगा ना, कौन से वाला, डेविएशन वर्सेस अगर आप एंगल कर्व देखते हैं, ऐसे करके ऐसा कर्व बनता है आपके पास, कुछ ऐसा बनता है। तो यहाँ पे जब डेविएशन मैक्सिमम आ रहा होता है तो उस वाले केस में क्या होता है, आई या फिर ई क्या होता है आपके पास, मैक्सिमम होता है। क्लियर। अच्छा मैक्सिमम आई और ई कितना पॉसिबल है आपके पास, 90 डिग्री। तो अब आपको चेक करना है कि भाई कोई इनमें से जो भी आपको चारों ऑप्शंस गिवन है उसमें से कौन सा ऑप्शन में आई या फिर ई कितना हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, दोनों में से कोई एक, मैं दोनों नहीं बोल रहा, एक लिखा है तो यहाँ पे स्लैश है। क्लियर। अच्छा अगर आप बार बार चेक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। ऑप्शन डी में आपसे बोला गया था, मैं दिखाता हूँ, AGS लिखा हुआ है इसमें, AGS। हाँ ऑब्वियसली बच्चों को हर एक केस बार बार चेक करना पड़ेगा, दिक्कत है इसमें, पर अगर आप डी ऑप्शन में जाएंगे तो वो मैं करके दिखाता हूं आपको। ए है आपके पास 60 डिग्री, ए मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म आपके पास 60 डिग्री है, म्यू है आपके पास √2, फाइन, और अगर आप देखेंगे एंगल तो एंगल गंदा सा है, साइन आई इज इक्वल टू √3 - 1/2, फाइन। अगर आप इसे कोरस्पॉन्डिंग केस को सोल्व कीजिए, देखिए
तो हम बोल रहे हैं कि भाई साहब आप चाहते हैं कि एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो मान लिया ई 90 डिग्री हो गया, फाइन, क्योंकि आई तो गिवन है, ई 90 डिग्री हो गया, तो ये R1 कितना होगा आपके पास, R1 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 45 तो ये एंगल कितना 15 डिग्री, क्लियर। ये वाला एंगल हो गया 45 डिग्री, क्लियर। यहाँ पे मतलब ये क्रिटिकल एंगल हो गया ना, क्रिटिकल एंगल कितना हो गया म्यू आर बाय म्यू डी, तो 45 डिग्री हो गया। अच्छा ये वाला एंगल 60 है, तो ये वाला कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 15 डिग्री। अच्छा अगर ये 15 हो गया तब आप यहाँ पे स्लेस लगा के आप चेक कीजिए, आप चेक करेंगे तो आपके पास आएगा √2 sin 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन आई कितना हो गया √3 - 1। आप सोल्व करके देखिए ये वाली वैल्यू इसके बराबर आती है, मतलब ये आई मतलब ई इज इक्वल टू 90 को ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इस हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ केस में क्या हो रहा है ना, आपके पास एक प्रिज्म का एक और केस था, उस वाले केस में क्या, अभी तक हम ऐसे करते हैं सर, ये वैसे होता था, यहां से एक रे आपके पास आती थी ऐसे आई एंगल पे, फिर ये ऐसे हो जाती थी और फिर ये ऐसे निकलती थी, फाइन, ये वाला एंगल R1, ये वाला R2 और ये वाला आपके पास कुछ ई हो गया, ऐसा केस करते थे, सिंपल केस है। इसमें आपके पास A इज इक्वल टू R1 + R2 आता है। पर अगर ऐसा ना हो, इसके अलावा ऐसा केस बन जाए आपके पास क्या, कि ये वाला कुछ जो एंगल है वो इतना बड़ा हो जाए कि ये A से ही बड़ा हो जाए आपके पास, ये R1 खुद ही बड़ा हो गया A से, R1 इज ग्रेटर देन A। अब आप क्या करेंगे, अब तो R1 + R2 इज इक्वल टू A नहीं हो सकता, तो इस वाले केस में वो वाली मतलब इसकी ज्योमेट्री डिफरेंट बनती है। इसमें दो केसेस बनते हैं बच्चों, अगर R1 आपके पास में A से कम है तब तो वैसे जैसे स्टैंडर्ड केस जो होता है आपके पास, जो हमने अभी बनाया था वो वाला केस रहेगा। पर अगर आपके पास R1 ही A से बड़ा हो जाए तो R1 + R2 इज इक्वल टू A वाली ज्योमेट्री बनेगी नहीं। अब की बार क्या होगा आपके पास, ये कुछ देखिए इससे पहले ऐसा गया था, देखिए ये केस ऐसा था ना, ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया, तो ये इस नॉर्मल के ऊपर था। अब की बार क्या हो जाएगा, ये आपके पास नॉर्मल से क्या हो जाएगा R2 नीचे हो जाएगा, फाइन, और इसमें ऐसे यहां पे करके कुछ आपके पास E बन जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात, ये दोनों केस हमने क्लास में देखे थे। एक में तो जो जनरल केस होता है R1 + R2 इज इक्वल टू A बन रहा होगा, पर अगर आपके पास में यहाँ पे R1 ही A से बड़ा हो गया तो उस वाले केस में वो नॉर्मल के नीचे रहता है, यहाँ पे नॉर्मल के ऊपर रहती है रे, क्लियर। अच्छा इस वाले केस में अगर आप देखेंगे ना, इसमें कभी भी डेविएशन मैक्सिमम नहीं आ सकता। क्यों मैक्सिमम नहीं आ सकता, देखिए ये आपके पास यहाँ पे बैंड हुआ, इस वाले पॉइंट पे रे ऐसे थी और इधर बैंड होगी, ऐसा ही हुआ ना यहाँ पे, बिकॉज डेंसर मीडियम था, तो यहाँ पे आपका डेविएशन ऐसा आ गया। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो इस रे को ये वाला एंगल R है और यहाँ पे ये वाला एंगल E है, तो ये वाली रे कहाँ गई, इस तरफ बैंड होगी। तो कैसा आपके पास बेंडिंग हुई, आपके पास उल्टी बेंडिंग, मतलब यहाँ पे डेविएशन और यहाँ पे डेविएशन उल्टे सेंस में है, इस वजह से यहाँ का डेविएशन यहाँ पे कुछ उसको कम कर रहा होगा। तो इस वाले केस में डेविएशन मैक्सिमम नहीं आ सकता आपके पास, क्लियर। क्योंकि इसमें कई ऑप्शंस में अगर आप देखें तो ये वाला केस बन रहा है जिसमें R1 + R2 A लग रहा नहीं है, पर आप ध्यान रखिएगा उस वाले केस में कभी डेविएशन मैक्सिमम नहीं आएगा। डेविएशन मैक्सिमम इसी वाले केस में आएगा जब दोनों नीचे की तरफ होंगे आपके पास, जिसमें R1 + R2 इज इक्वल टू A सेटिस्फाई हो रहा हो। और अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपके पास में मैक्सिमम डेविएशन के लिए एंगल कितना होना चाहिए, या तो I या फिर E, दोनों में से एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री।